हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। आज जो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो आपको यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलता है। और आपने देखा होगा जब भी हम एनिमल सेल का या प्लांट सेल का डायग्राम बनाते हैं उसमें न्यूक्लियस के साथ एक एक्सटेंसिव नेटवर्क हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ मैं आपको इस पॉइंटर की हेल्प से ये दिखाना चाहूंगी, जो आपको यहाँ पे येलो कलर का नेटवर्क शो किया गया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये न्यूक्लियस के साथ आपको जो एक जाल जैसा स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क नजर आता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। सिमिलरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये 3 तरह के एलिमेंट्स का बना हो सकता है: सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स। अगर हम सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी आपको इस तरह से नजर आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कुछ फ्लैटेंड सैक्स को इंटरकनेक्ट करके उनका स्टैक बनाया हुआ है। सैक्स का मतलब होता है बैग। ऐसे बैग्स जो फ्लैट हैं, जो इंटरकनेक्टेड हैं और उनको एक के ऊपर एक करके स्टैक बना दिया गया है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे सिस्टर्नी। दूसरी तरह के एलिमेंट्स जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिल सकते हैं उनका नाम है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स कुछ ट्यूब जैसी शेप के एलिमेंट्स हैं जो कि ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। और थर्ड टाइप के एलिमेंट्स जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में मिल सकते हैं उनका नाम है वेसिकल्स। वेसिकल्स या तो ओवल शेप में होंगे या रफली राउंडेड शेप में आपको मिलेंगे, और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ऑब्वियसली। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, वेसिकल्स सिस्टर्नी या ट्यूब्यूल्स के आसपास ही मिलेंगे, ये आपको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हुए नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स मिलते हैं, इसीलिए इनका जो सरफेस होता है वो ग्रेन्युलर होता है, और इसीलिए इनका दूसरा नाम ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेन्युलर ईआरबी होता है। दूसरी तरह के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं मिलते। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ओनली ओवर द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एब्सेंट फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस होता है वो ए ग्रेन्युलर होता है, इसलिए हम इन्हें ए ग्रेन्युलर ईआरबी बोलते हैं। अब बिकॉज राइबोसोम्स का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, एंड बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए इनका प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल नहीं होता, लेकिन इनका रोल होता है लिपिड्स या फैट्स की सिंथेसिस में। एक बात और ध्यान रखेंगे while discussing the difference between rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो मोस्टली सिस्टर्नी एलिमेंट्स के बने होते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो मोस्टली ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से फॉर्म होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब्यूल्स मिल सकते हैं लेकिन वो बहुत ही थोड़े होंगे। मोस्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी का बना होगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स का बना होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे कुछ स्टार पॉइंट्स, जिनके बीच में से हमारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा है RER contains ribophorins for attachment of ribosomes.
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अटैच करने के लिए कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन प्रोटीन्स का नाम होता है राइबोफोरिन्स। सेकेंड पॉइंट है ER इज रिच इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। जिन सेल्स को एंजाइम्स की सिंथेसिस करनी है, जिन सेल्स को सिक्रीशन करनी है, जिन सेल्स में प्रोटीन या लिपिड की सिंथेसिस होनी है, ऐसे सेल्स में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट कंटेंट ज्यादा मिलेगा, जैसे कि पैंक्रियाटिक सेल्स एंड लीवर सेल्स। पैंक्रियास के सेल्स में बिकॉज एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स की सिंथेसिस कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यानी कि पैंक्रियास के सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंटेंट अमाउंट आपको ज्यादा मिलेगा। RER लाइज नियर द न्यूक्लियस। एक बात हम लोगों ने और ध्यान रखनी है, और इस पॉइंट को भी हम RER और SER के डिफरेंस में ऐड कर सकते हैं, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली न्यूक्लियस के साथ मिलेगा, न्यूक्लियस के साथ कंजंक्शन में मिलेगा। इनफैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होगी, वो दोनों इंटरकनेक्टेड होंगी। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली आपको न्यूक्लियस से थोड़ा दूर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मिलेगा। फोर्थ स्टार पॉइंट यहां पे है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलेगा। ये बात तो बहुत ऑब्वियस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में हमें नहीं मिलता। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें मिलता है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, एंड नीदर इन जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स यानी कि जैसे कि एग सेल्स, स्पर्मेटोसाइट्स, इनमें भी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा। These are some of the exceptions of eukaryotic cells which do not contain endoplasmic reticulum. इसके बाद बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे मेंशन्ड है, इट फंक्शंस एज साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल से कनेक्टेड, स्केलेटन मतलब जो एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे सेल के अंदर एक नेटवर्क बिछा के रखता है, एक जाल बना के रखता है, उस नेटवर्क की वजह से सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स साइटोस्केलेटन टू द सेल। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, मीन्स ऑफ क्विक इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। इट प्रोवाइड्स मेम्ब्रेन्स टू न्यूक्लियर एनवेलप आफ्टर टेलोफेज। अब ये दो फंक्शंस यहाँ पे आपके जो मेंशन है, इनका भी रिलेशन इसके स्ट्रक्चर से ही है। क्योंकि आप देखिए, ये जो सिस्टर्नी होते हैं, ये नेटवर्क बना देते हैं, एक रोड जैसा जाल बिछा देते हैं, जिनके ल्यूमेन के थ्रू, इनके इंटरनल स्पेस के थ्रू मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हो सकता है सेल के एक साइड से दूसरी साइड पे, right? So they provide materials for transport of materials, for example proteins, from one part of the cell to another. यानी कि intracellular transport में they have a role. They also provide membranes to nuclear envelope after telophase. अब होता क्या है, मैंने आपको बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो जब सेल डिवीजन में एक फेज आता है टेलोफेज, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा जनरेट होनी होती है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है रीजेनरेशन के लिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, प्रोवाइड्स प्रिकर्सर्स ऑफ डिफरेंट सेक्रेटरी सब्सटेंसेस टू गोल्जी। अब ये पॉइंट समझने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। जैसे किसी फैक्ट्री में जब रॉ मटेरियल सिंथेसाइज होता है, उसको हम डायरेक्टली एंड यूजर तक सप्लाई नहीं करते। उस मटेरियल की सबसे पहले फिनिशिंग होती है, कुछ मॉडिफिकेशन होती है, और उसके बाद पैकेजिंग होती है, फिर हम उसे यूजर तक सप्लाई करते हैं। सेम काम सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर प्रोटीन्स और लिपिड सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, और वो प्रोटीन्स और लिपिड्स फिर जाते हैं गोल्जी के पास। गोल्जी उनकी मॉडिफिकेशन
और पैकेजिंग करता है और फिर पैकेजिंग के बाद उनको डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट करवाता है। यानी कि गोल्जी के अंदर जो मटेरियल जा रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहुंचा रहा है। तो हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स प्रिकर्सर्स ऑफ डिफरेंट सेक्रेटरी सब्सटेंसेस टू गोल्जी। फोर्थ पॉइंट यहां पे मेंशन्ड है गिव्स राइज टू वैक्यूल्स। इनफैक्ट गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल करके ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के अंदर से वैक्यूल्स पिंच ऑफ होते हैं। अब ये कुछ फंक्शंस मैंने जो ग्रीन में यहाँ पे मार्क करे हैं ये सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हैं। जो ब्लू में मार्क हमने करे हैं, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं, ये फंक्शंस कुछ कॉमन फंक्शंस हैं रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्पेसिफिक फंक्शंस पे। इनमें पहला फंक्शन लिखा हुआ है प्रोवाइड्स एंजाइम प्रिकर्सर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इस बात को समझने के लिए आप ये सोचिए, आप सबसे पहले ये बताइए कि लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन होता है। देखिए, लाइसोसोम्स एक ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर रहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स ओनली, राइट? तो प्रोटीन्स का सिंथेसिस कौन करता है? प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उन एंजाइम्स को मॉडिफाई करने के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेजता है गोल्जी के पास, राइट? तो हम कह सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम्स के एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं। सिंथेसाइज होने के बाद वो गोल्जी के पास जाते हैं और गोल्जी उनकी मॉडिफिकेशन करके उनको रिलीज कर देता है। यानी कि जो एंजाइम का रॉ मटेरियल वाला फॉर्म है, एंजाइम का जो प्रिकर्सर है, वो गोल्जी तक भेजने में कौन हेल्प करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट कवर करता है ये पॉइंट कि कोई भी तरह का प्रोटीन हो, चाहे वो सेरम प्रोटीन है, कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन है या कोई और अदर प्रोटीन है, वो सारे प्रोटीन्स का सिंथेसिस कौन करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं कुछ फंक्शंस जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए स्पेसिफिक है। सबसे पहला फंक्शन, जो मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है कि वो कैल्शियम स्टोर करता है और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वो कैल्शियम को रिलीज कर देता है। ऐसे स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि कैल्शियम को स्टोर करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान उसी कैल्शियम को रिलीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इट टेक्स पार्ट इन डिटॉक्सिफिकेशन। अब जब हम कुछ ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, कोई स्टेरॉयडल ड्रग्स होती हैं, उनके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए या फिर हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं उनमें कुछ साइड प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे सेल्स के लिए टॉक्सिक होते हैं। इन सारे सेल्स के अंदर जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए बेसिकली लीवर सेल्स का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन का रोल परफॉर्म करता है। और इस डिटॉक्सिफिकेशन में उसकी हेल्प करता है एक एंजाइम जिसका नाम है साइटोक्रोम P450। इसके बाद हमारा फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन एज वेल एज ग्लाइकोजिनोलिसिस, यानी कि सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। लीवर सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन भी और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी, ये दोनों फंक्शंस भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। सेकेंड लास्ट फंक्शन हमारा यहाँ पे मेंशन्ड है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉल्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स एज इन द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। अब स्टेरॉल्स क्या होते हैं? स्टेरॉल्स एक तरह के लिपिड्स होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। स्टेरॉइड भी एक तरह के लिपिड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ हॉर्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये किस तरह के हॉर्मोन्स हैं? स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। स्टेरॉइड हॉर्मोन्स मतलब ऐसे हॉर्मोन्स जिनका नेचर कैसा है? लिपिड जैसा है, राइट? तो लिपिड से रिलेटेड चीजें, फैट से रिलेटेड चीजें
कौन बनाएगा, कौन प्रोड्यूस करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने एक बात ध्यान रखनी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन प्रोटीन का सिंथेसिस और लिपिड से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्शन है, लिपिड्स, फैट्स, स्टेरॉइड्स, तो जितनी भी इस तरह की चीजों की प्रोडक्शन है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे मेंशन्ड है, फॉर्मेशन ऑफ विजुअल पिगमेंट्स फ्रॉम विटामिन ए इन रेटिनल सेल्स। रेटिनल सेल्स मतलब आईज के अंदर जो रेटिना होते हैं उसके सेल्स। रेटिना के अंदर जो विजुअल पिगमेंट होती है वो विटामिन ए से बनती है। अब जो ये विटामिन ए होता है, इट इज फैट सॉल्युबल विटामिन, राइट? तो फैट से रिलेटेड चीजें कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि हमारी जो विजुअल पिगमेंट है उसका सिंथेसिस फ्रॉम विटामिन ए इज डन बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी के साथ एक बार हम वाइंड अप कर देते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। इसके बाद हमने इसकी दो टाइप्स डिस्कस करी, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ के सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते। और रफ का मेन काम इसीलिए प्रोटीन की सिंथेसिस होता है और स्मूथ का मेन काम लिपिड्स की सिंथेसिस होता है। उसके बाद हमने इनके फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है, समझ आई है, तो प्लीज प्रेस लाइक बटन। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आपको बायो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में वीडियो के लिए पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।